हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो बच्चों, एनटीए ने फाइनली रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी है, साथ साथ में ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज कर दी है। तो अगर आप अपना रिस्पॉन्स शीट देख रहे हैं तो अब आपको डायरेक्टली 1 बाय 1 क्वेश्चंस को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आकाश के इस बेहतरीन फीचर के साथ में अपना स्कोर जान सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, रिस्पॉन्स शीट पे जाके अपना यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करेंगे, आपको कुछ ऐसा आपका स्कोर दिखेगा जिसमें आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने पॉजिटिव स्कोर है, कितना नेगेटिव स्कोर है, साथ साथ में सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये बात तो हुई बच्चों आपका स्कोर कैलकुलेट करने की, लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में काफ़ी सारी गलतियाँ कर रखी हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोनस होने चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन में आंसर कुछ और ऑप्शन में आ रहा है और एनटीए ने कोई और ऑप्शन दिया है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं अगर आप भी इन सारे क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है, जो कि 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 67 है। आप इसका क्वेश्चन आईडी भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन आईडी से आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हो। अब इसमें बच्चों गलती ये है कि जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन 1 है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर आएगा बच्चों वो ऑप्शन 4 आएगा। अब क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन 1 दिया हुआ है, मतलब वो बोल रहे हैं कि 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे, ये CONH3 है, तो बच्चों इसमें d2sp3 रहेगा, इसमें sp3d2 रहेगा, इसमें d2sp3 रहेगा, इसमें sp3d2 रहेगा, इसमें d2sp3 और बच्चों इसमें sp3d2। तो अगर sp3d2 वाले हमको ढूंढने हैं तो एक होगा SF6, एक होगा COF6 3- और एक होगा बच्चों MnCl6 3-। यानी कि 3 ही कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। अब 3 जो है वो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर आएगा। लेकिन बच्चों जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ऑप्शन 1 है। तो अगर आप भी इस शिफ्ट में इंक्लूडेड थे और आपने भी ऑप्शन 4 क्लिक किया था तो वो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन में डेफिनेटली हमको चेंज देखने को मिलने वाला है। चलो अब उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 3 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। इसमें ऑफिशियल आंसर जो है वो एनटीए ने दिया है ऑप्शन 2, बट जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन 3 होगा। एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, ए कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ए होमोजेनियस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ ए सिस्टम, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये एक्चुअली गलत स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर आने वाला है। लेकिन एनटीए ने इसका आंसर ऑप्शन 2 दिया है। वो बोल रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो अगर ये शिफ्ट में आपका क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आईडी है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद में बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मतलब इसका एक्चुअली हमने आंसर तो फाइंड आउट किया है, बट ये आंसर भी मतलब काफ़ी चेंज हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो बोनस होने वाला है। ये क्वेश्चन बच्चों हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसका क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली 0 ऑर्डर को दिखाते हैं, बट कर्व जो दिया हुआ है वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर को दिखाता है। एनीवे log 2 की वैल्यू दी हुई थी तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मान के जब हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये जो k की वैल्यू है वो 2.303 इंटू 0.7/25 सेकेंड इनवर्स आता है। अब ये k की वैल्यू हम लोग 5 सेकंड वाले पॉइंट से निकालेंगे, थोड़ा अलग आएगा। 10 से निकालेंगे, थोड़ा अलग आएगा। 15 से निकालेंगे, अलग आएगा। 20 से निकालेंगे, अलग आएगा। 25 से निकालेंगे, अलग आएगा। हमने 25 सेकंड वाले से निकाला है, उसके हिसाब से k की वैल्यू ये आ रही है। फिर जब वापस से हमें फाइनल कंसंट्रेशन 2.5 ग्राम पर लीटर चाहिए, ये कैलकुलेशन करेंगे तो उसके हिसाब से आंसर जो है वो 46 आ रहा है। एनटीए ने इसका आंसर 43 दिया है, जो कि यहाँ पर नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ और पॉइंट्स के हिसाब से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो बहरहाल इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि आंसर जो है वो 46 आएगा। सो ये क्वेश्चन आइदर बोनस होने वाला है या फिर इसका आंसर चेंज होने वाला है।
ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन जो था इस पे काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका आंसर चेंज होगा, बट बच्चों इसमें जो एनटीए ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑफिशियल आंसर गिवन बाय एनटीए इज 1 एंड एक्चुअल आंसर इज ऑल्सो 1। कुछ बच्चे इसमें बोल रहे थे कि CO CN6 4- में कोबाल्ट 2+ है, और कोबाल्ट 2+ बच्चों 4s0 3d7 होगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। बट बच्चों वो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें जंप का कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर EG में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है T2g, और ये जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये T2g और ये EG, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर EG में ही देखने को मिलता है। इसका सबसे बेहतरीन प्रूफ ये है कि क्योंकि EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी देखने को मिलता है। तो क्योंकि जो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलती है वो ये बताती हैं कि EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि EG में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये क्वेश्चन में एनटीए ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अगर आप इसको चैलेंज करने का सोच रहे हो कि इसमें आंसर एक्चुअली 0 आना चाहिए, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जेडीली में भी ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें एक्चुअली हम लोग चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सेकंड की मॉर्निंग का क्वेश्चन नंबर 75 ये क्वेश्चन था। उसके बाद में एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी है बच्चों, जिसमें 8th इवनिंग का क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका ये क्वेश्चन आईडी है। एनटीए ने इसका आंसर 15 दिया है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन कंप्लीटली बोनस होना चाहिए। एनटीए ने बोला है कि हमको इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है बच्चों, लेकिन जब हम लोग इस रीजन को प्लॉट करते हैं तो ये रीजन एक्चुअली अनबाउंडेड रीजन आता है, तो इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा उसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोनस होने वाला है। सो बच्चों आप भी इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में आंसर या तो चेंज होने वाला है या फिर ये क्वेश्चंस बोनस होने वाले हैं। अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो सारे आप लोग? वेल, एनटीए ने क्वेश्चंस और उसके आंसर की सारे रिलीज कर दिए हैं। आप लोग सारे चेक कर भी लिए होंगे आई होप, और देख भी लिए होंगे। इनफैक्ट हमारे पास आज काफ़ी सारे क्वेरीज आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी का स्कोप है, बच्चों को लगा एम्बिगुअस है, उस पर चैलेंज किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए जहाँ पे कि ऐसे लगा कि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के कंपाइलेशंस वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक रेफरेंस मिले कि चैलेंज किया जा सकता है या फिर क्वेश्चन ड्रॉप होगा या बोनस होगा, इन सब सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो वेल यहाँ पे स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो थर्ड के इवनिंग के सेशन का क्वेश्चन नंबर 36 है। वेल, अब जरूरी नहीं कि आप जो पेपर दिए थे उस पर ये क्वेश्चन नंबर 36 ही रहा होगा और उसके जो ऑप्शंस हैं वो इसी सीक्वेंस में रहे होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सो आप अपने क्वेश्चन से मैच कराइएगा, लेकिन ये हाँ ये कंफर्म है कि वो क्वेश्चन नंबर वहाँ पे रहा होगा कोई क्वेश्चन और उस पर यही डिफरेंट ऑप्शंस रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या इसको बनता है और क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, या फिर एनटीए अगर यहाँ पे कुछ हार्ड लाइन लेता है तो शायद उसके आंसर को हमें एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। मैं दोनों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्या चीज़ें होनी चाहिए और ये रॉन्ग ऑप्शंस या फिर एनटीए ने जो आंसर दिया है वो किस तरीके से फिट बैठता है। देखो, width of one of the two slits in Young's double slit experiment is half of the other slit. The ratio of maximum to minimum intensity in the interference pattern is. Generally यहाँ पे अगर हम ये मार्क कर रहे हैं स्लिट का विड्थ, ये वाला इसको, इसकी ओपनिंग साइज को, तो जनरली हम क्या कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ से जो वेव निकलेंगे उसका एम्पलीट्यूड वो उसके विड्थ जितना विड्थ होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। सो क्लियरली मेंशन किया गया है कि वन इज हाफ ऑफ द अदर। सो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ का इफेक्टिव एम्पलीट्यूड ए है और यहाँ का इफेक्टिव एम्पलीट्यूड a/2 है, तो जो स्क्रीन में होगा यहाँ पे इन दोनों सोर्सेस जहाँ पे एम्पलीट्यूड a और a/2 का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मैक्सिमम जो आना चाहिए था a मैक्सिमम ये कितना होगा, ये 3a/2 होगा, और a मिनिमम कितना होगा, a मिनिमम ये होगा a/2। आप जानते हो कि फर्दर इंटेंसिटी जो होगा इसके स्क्वायर टर्म पे डिपेंडेंट होगा, तो क्लियरली आप आंसर चेक कर सकते हो, ये 9:1 आंसर होना चाहिए। 9:1 दैट मीन्स हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली ये जो ऑप्शन 3 है ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने आंसर यहाँ पे 4 मार्क कर रखा है। ठीक है, अब इसके लॉजिक ऐसा हो सकता है कि जनरली अगर आप इंटेंसिटी है वो अगर विड्थ के प्रोपोर्शनल है, मैं मार्क करो दोबारा से, इंटेंसिटी जो है वो अगर विड्थ के प्रोपोर्शनल है तो फिर एम्पलीट्यूड जो होगा वो विड्थ का स्क्वायर रूट पे डिपेंडेंट होगा। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन पे मैं दोबारा से आंसर बना रहा हूं
और आप आर्गुमेंट इस पे देख सकते हो कि कौन सा आंसर एक्चुअली में करेक्ट होना चाहिए था। आप देखो यहाँ पे हमने कहा कि इस बार इंटेंसिटी जो होगा वो होगा विड्थ के प्रोपोर्शनल। सो ऐसे कंडीशन में अब अगर हमारे पास यहां पे एम्पलीट्यूड अगर हम बात करें तो ये एम्पलीट्यूड अगर यहां पे a हुआ तो दूसरी जगह पे ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू a/√2 होना चाहिए। और अब इस कंडीशन पे इंटरफेरेंस पैटर्न को अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास a मैक्सिमम का वैल्यू a प्लस a/√2, दैट मीन्स कि a यहाँ पे √2 + 1 डिवाइड बाई √2 और a मिनिमम का वैल्यू कितना a माइनस a/√2, दैट मीन्स a √2 - 1 डिवाइड बाई √2, ये कैंसिल आउट होगा। इसका इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो इसके स्क्वायर पे डिपेंड करना चाहिए, दैट मीन्स इस बार अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो √2 + 1, दैट मीन्स ये 2 + 1 + 2 √2, सो ये वैल्यू 3 + 2 √2 और डिनोमिनेटर में है 3 - 2 √2। इस तरीके का ये रेशियो आ रहा है। तो अब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे +2 √2, आप देखो कि एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आंसर यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली में विड्थ के अकॉर्डिंगली जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं और ये कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक या फिर काफ़ी बार क्वेश्चन बनाते समय आप भी किए होंगे और हम लोग इसको प्रैक्टिस में काफ़ी बार यूज़ किए। ठीक है, तो फिर से मैं कहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग या हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 आंसर होना चाहिए। जुडिशियली आप डिसाइड करना कि आप इसको चैलेंज करोगे या फिर नहीं करोगे। ओके, मैंने दोनों सिचुएशन बता दिए हैं कि किस कंडीशन, एक स्लाइट एरर, इनफैक्ट अगर एनटीए हार्ड लाइन लेता है यहाँ पे तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि वो कह दे कि वेल यहाँ पे अगर एरिया जो भी ओपन हो रहा है, ठीक, इनफैक्ट लाइन है वो, वहाँ पे इंटेंसिटी जो होगा वो उसके ओपनिंग के प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग में 4 आंसर वो मार्क कर देते जो उन्होंने आंसर मेंशन कर रखा। क्लियर है? ओके, आगे नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कहाँ से देखते, देखो, सर्कुलर रिंग and a solid sphere having same radius rolls down on an inclined plane from rest without slipping. The ratio of their velocities when they reach at bottom of the plane is square root of x divided by 5. In fact, ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था उस पे 4th मॉर्निंग का क्वेश्चन नंबर 50 ये मार्क किया गया है। क्लियर है? आपके पास जो होगा उस पे 4th मॉर्निंग में तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 50 ही होगा, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखो सिचुएशन बहुत ईजी है और कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लोग भी कैलकुलेट किए होंगे। रिंग अगर मैं मार्क करता हूं यहाँ पे इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन अगर a हुआ, प्योर रोलिंग का स्टेटस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग मैं लिखने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, इनफैक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था, कैपिटल R में लिख दूं, ये अल्फा, दैट विल बी हाउ मच, टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनफैक्ट इसके अबाउट अगर मैं प्योर रोलिंग लिखूं तो टॉर्क का वैल्यू mgr sin थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इसके अबाउट mr² और इसके अबाउट यहां से mr², दैट मींस 2mr²। So clearly mr will cancel out, 1r will cancel out from here. So acceleration of the ring ये जो आया है along the plane, ये वैल्यू कितना आ रहा है, g sin थीटा डिवाइड बाई 2, मार्क कर लेना। अदर पार्ट जो हुआ अब सॉलिड स्फीयर का, सेम कैलकुलेशन का स्टेप है। सॉलिड स्फीयर का मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाई r, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, टॉर्क का वैल्यू अगेन सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, सेंटर के अबाउट 2/5 mr² प्लस आप mr² लिखोगे तो 7/5 mr²। ठीक है, 7 न्यूमरेटर में 5 into mr², this mr will cancel out here, so this time we will be getting this acceleration of a sphere to be equal to how much, 5g sin theta divided by 7। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था वेलोसिटी और स्पीड, यू मे से इट। सो क्लियरली v स्क्वायर इक्वल टू 2as, दोनों सेम डिस्टेंस यहाँ पे फॉल किए हैं। सो मैं लिख सकता हूँ रिंग का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड बाय स्फीयर का स्क्वायर टर्म 2a। सिंपली आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ पे g साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू 5g साइन ऑफ थीटा इन न्यूमरेटर 7। सो दिस g साइन थीटा विल कैंसिल आउट एंड विल बी लेफ्ट विथ v of ring, v of sphere to be equal to square root of 7/10। सो अगर फॉर्मेट जिस तरीके से दिया हुआ है वैसे अगर हम लिखें तो x का वैल्यू यहां पे जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, x का वैल्यू हमारे पास 3.5 कैलकुलेशन में आना चाहिए। इस बार कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इनफैक्ट
आप कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं दे सकते हो कि एनटीओ ने परहैप्स ऐसे सोचा होगा जिस कारण से ए आंसर आ रहा है, ऐसा तो एटलीस्ट हम लोग नहीं बोलने जा रहे। तो या तो इस पे क्वेश्चन में करेक्शन है या फिर ये रियली में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस पे कोई फर्दर एम्बिग्यूटी नहीं बनता। क्लियर है? चलो, आपके पास भी अगर कुछ ऐसा कोई, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है हमारे पास, इनफैक्ट काफ़ी बच्चे अपना मैच करा रहे होंगे, उसके बाद कंपाइल हुआ होगा। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो आप कमेंट में मार्क करना। कमेंट मार्क ऐसा नहीं करना कि बस क्वेश्चन का नंबर, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। आप एटलीस्ट उस पर 1-2 स्टेटमेंट मार्क कर लेना और ये बता देना कि ये 4th मॉर्निंग का है या किस डेट का मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में है, हमें वो आइडिया लग जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। वेल, एक ये सिचुएशन है और क्वेश्चन यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि क्वेश्चन का जो स्केल था वो ज़्यादा बड़े प्लॉटिंग ये कवर कर रहा। A piston of mass capital M is hung from a massless spring whose restoring force law goes as F is equal to minus K x cube लिखा हुआ है यहाँ पे, where K is the spring constant of appropriate dimension. The piston separates the vertical chamber into 2 parts, where the bottom part is filled with n moles of an ideal gas, and external work is done on the gas isothermally at a constant temperature T with the help of a heating filament mounted in the lower part of the chamber, so that piston goes up from height L0 to L1. The total energy delivered by filament is, कितना एनर्जी डिलीवर किया हुआ है फिलामेंट ने, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये जो पिस्टन पे वर्क किया गया होगा, स्प्रिंग में कितना एनर्जी गया और पिस्टन कितना ऊपर गया, इन सब सारी चीज़ों को वर्क हुआ है, वहाँ एनर्जी गया और ये सारा एनर्जी फिलामेंट जो एनर्जी लिबरेट किया वहीं से गया होगा। तो देख लो क्या क्या कैलकुलेशन है। पहला चीज़ तो ये वॉल्यूम L0 से L1 तक चला गया, तो एक जो वर्क डन होगा गैस का, वो वर्क डन मैं मेंशन कर देता हूं यहां पहले, वो वर्क डन होगा nRT ln L1 by L0। ये टर्म इंक्लूड होगा हमारे पास 1 और 4th वाले पार्ट पे, ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ये जो पिस्टन है वो हाइट L0 से L1 चला गया, तो आप ये भी लिख लो mg L1 माइनस L0, ये भी आप इंक्लूड करोगे। ये आंसर आपके पास मैंने 1 और 4 में मार्क किया है। ठीक है, ये आंसर आप चेक करो, 1 में भी है और 4 में भी है। तीसरा ऑप्शन में देखो क्या है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। अब एज्यूम द स्प्रिंग टू बी इन नेचुरल लेंथ बिफोर हीटिंग, मतलब L0 जो यहाँ पे मार्क किया गया है यही इसका नेचुरल लेंथ है, और ये जो x लिखा गया है वो नेचुरल लेंथ से कितना शिफ्टिंग है। अगर नेचुरल लेंथ पहले यहाँ पे था, अब इतना शिफ्ट हुआ, तो ये जो शिफ्टिंग इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? मेंशन किया गया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, तो यहाँ पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे F डॉट dx विद नेगेटिव साइन। तो ये वैल्यू आप चेक करो, k x क्यूब इंटू dx हो रहा है। इंटीग्रेशन पे ये वैल्यू आप देखो k x4 डिवाइड बाई 4, ये पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। अब इनिशियल ये वैल्यू आप L0 नहीं मार्क, इनफैक्ट शिफ्टिंग अगर देखोगे तो L माइनस L0 का शिफ्टिंग है। सो x हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था, आई गेस कि ये वैल्यू k डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे L1 माइनस L0 टू द पावर 4, ये आंसर आना चाहिए था। क्लियर है? ठीक से अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन। लेकिन अगर आप स्लाइट एक बार L1 स्क्वायर डाल दिया, फिर एक बार L0 स्क्वायर डाल रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट हम इन जनरली करते हैं, अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो हम कर लेते। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि शुरू में यही जो पोजीशन है नेचुरल लेंथ है, इसी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये मेंशन है। दैट मींस वहां से जो कंप्रेशन होगा उसका 4th ऑर्डर यहाँ पे आना चाहिए। सो वेल, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग में k/4 L1 टू द पावर 4 माइनस L0, जो कि एनटीए ने आंसर मार्क कर रखा है। एनटीए ने ये आंसर मार्क कर रखा है, आप चेक कर सकते हो ऑप्शन 1 को। लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू L1 माइनस L0 अपीयर होना चाहिए था और इस पे पावर 4 जाना चाहिए था, ना कि L1 पावर 4 माइनस L0 पावर 4। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी सारे ऑप्शंस तो पहले ही रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आया है क्या बात है यहाँ पे और क्या चीज़ चैलेंज करने लायक है। इनफैक्ट अगर इस पे कोई चैलेंज करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एनटीए ना भी माने, क्योंकि जितने भी बच्चे थोड़ा भी सिंसियरिटी से बनाए होंगे, थोड़ा भी, तो एक नहीं कहते हैं कि उन सारी चीज़ों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फिटिंग आंसर कौन है, तो आप देखो कि 1 आंसर ही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिटिंग आंसर है। क्योंकि नीचे वाला पार्ट पे मैंने पहले मार्क किया था, 1 में ये दोनों मैच करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे k/4 होना चाहिए था। ठीक है, वो k/4 यहाँ दिख रहा है, 3k/4 यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स अगर आप बहुत एक्यूरेट ना भी जाओ तब भी ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन 1 को मार्क कर पाएंगे, अगर स्लाइड थोड़ा सा एरर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो। ठीक है,
तो चांसेस कम है कि एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे a wire of length 25 meter and cross sectional area 5 mm square having resistivity of 2 into 10 power minus 6 ohm meter is bent into a complete circle. The resistance between diametrically opposite points will be. ये मेरे पास जो है थर्ड मॉर्निंग का क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है, और सीक्वेंसिंग ये दिख रहा है। ऑप्शंस हमारे पास 100, 50, 12.5 और 25 का दे रखा है। वायर का जो लेंथ था वो 25 मीटर। इनफैक्ट अगर मैं पहले इसका रेसिस्टेंस वैल्यूएट कर लूँ कंप्लीट पोर्शन का, लेट्स से कि आर है ये, रो एल बाई ए होता है स्ट्रेट अवे, रो का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, एल का वैल्यू 25 मीटर में, और एरिया 5 mm स्क्वायर है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 SI यूनिट पे इतना होगा, ठीक है। सो ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये वैल्यू 10 ओम का रेसिस्टेंस हो रहा है कंप्लीट वायर का। अब उस कंप्लीट वायर को इस तरीके से सर्कुलर पार्ट पे बेंड किया गया है और रेसिस्टेंस इस पॉइंट के अक्रॉस कैलकुलेट किया जा रहा है, ए और बी के अक्रॉस। सो टोटल का रेसिस्टेंस 10 था, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस कितना होगा, R/2 होगा, और ये भी R/2 होगा, और ये दोनों R/2 पैरेलली कनेक्ट हो रहे हैं। सो इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होना चाहिए था वो सिंपली R/4 होगा। सो 10/4 दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.5 ओम, ठीक है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 2.5 ओम, ये कोई हार्ड कैलकुलेशन है नहीं, बट स्टिल एनटीए ने जो आंसर मार्क कर रखा है वो आंसर फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे 25 लिख रखा है, एक डेसिमल प्लेस इधर उधर हो गया, ओके है। मुझे लगता है कि इस आंसर पे करेक्शन आएगा, इस पे भी शायद ड्रॉप नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये आप मान के चलो स्लाइड करेक्शन हो सकता है, बट वेल आंसर जो आ रहे हैं वो 2.5 ओम का है। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कशन में वो है एक फोर्थ इवनिंग का क्वेश्चन नंबर 47, और आप देखोगे यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। Particle of charge 1.6 microcoulomb and mass 16 microgram in fact is present in a strong magnetic field of 6.28 Tesla. The particle is then fired perpendicularly to the magnetic field. The time required for the particle to return to original location for the first time. Simply बहुत clear है कि यहाँ पे time required जो होगा 1 complete time period होगा, और वो कितना होता है, आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होगा, T is equal to 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक है। लिखो वैल्यू पाई का दे रखा है 3.14, 2 इंटू 3.14, मास का वैल्यू कितना है 16 माइक्रोग्राम, ध्यान दिया जाए यहाँ पे 16 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये हो गया ग्राम में। उसके बाद 1 ग्राम में कितना केजी, -3 लिखते हैं, ये SI यूनिट पे हुआ, डिवाइड बाई क्यू के वैल्यू आप चेक करो कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 6, और मैग्नेटिक फील्ड का 6.28 टेस्ला। दिस वन विल कैंसिल आउट हियर, दिस 10 पावर 6 विल कैंसिल आउट, ठीक है, और 16 डिवाइड बाय 1.6, सो ये वैल्यू 10। सो इफेक्टिवली ये कंप्लीट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 पावर माइनस 2 और 0.01 सेकेंड का। आंसर जो दिया है वो आंसर यहाँ पे यूनिट सेकेंड का मेंशन हो रहा है, तो हमें यही आंसर करना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने इस आंसर को 10 मार्क कर रखा है, उन्होंने अपने आंसर की पे इसके लिए ये आंसर दे रखा है। सो अगर ये आंसर मिली सेकेंड्स में होता तो डेफिनेटली हम 0.01 सेकेंड को 10 मिली सेकेंड लिख सकते थे। सो शायद यहाँ पे ये स्मॉल करेक्शन है, और अदरवाइज कोई खास ऑप्शंस अदर नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा, आप जिसको चैलेंज कर सकते हो और देखना इस पे करेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के कुछ अपने एंड से कहीं पे कुछ डाउट हो रहे हैं तो मैंने कहा कि आप उसको जो मैसेज कमेंट्स है वहाँ पे आप मेंशन कर देना, आप अपने शिफ्ट का जो होगा डिटेल वो मेंशन कर देना, और उस पर एटलीस्ट क्वेश्चन का 1-2 स्टेटमेंट लिख देना कि ये क्वेश्चन इतने नंबर पे इस तरीके का था, क्योंकि क्वेश्चन का नंबरिंग तो आगे पीछे हो जाता है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग से हम नहीं पता कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे चैलेंज करना है या आप क्या डिफिकल्टी फेस किए हो। आगे क्वेश्चन देखो अगेन थर्ड मॉर्निंग पे, और यह है क्वेश्चन नंबर 47 जिस पेपर को मैंने पिक किया है वहां से। इनफैक्ट मैं बता दूं ये मैंने डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इस पे जितने भी डाउट्स आए, मतलब बच्चों ने मेंशन किया, उस पे सारे ने ये मेंशन किया कि इसका आंसर उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 5 मिली एम्पियर आ रहा है।
लेकिन एनटीए ने इसका आंसर 125 आंसर दिया हुआ है। और मैं ये बता दूं कि हमारे कैलकुलेशन से भी 125 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि ये एक्चुअली में करेक्ट है। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि आपको फर्दर ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा या बोनस का स्कोप नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो। यहाँ गिवन सिचुएशन में 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे 150.4 और यहाँ पे 10, और इसका रेसिस्टेंस जो मेंशन किया गया है, ये रेसिस्टेंस कितने का है? ये रेसिस्टेंस 240 ओम का। तो आप एक बार इस पूरे पार्ट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू आएगा 240 इंटू 10 डिवाइड बाय 250। ठीक है, सो कितने का वैल्यू ये आ रहा है? ये वैल्यू आ रहा है 9.6 ओम का। ओके, तो फिर इफेक्टिवली ये जो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाना चाहिए था आर इक्विवेलेंट, ये 9.6 और 150.4, सो इफेक्टिवली 160 ओम का रेसिस्टेंस हो रहा है। तो करंट जो इसमें फ्लो होगा टोटल आई के वैल्यू, आई मैं लिख देता हूं, ये सिंपली 20 वोल्ट डिवाइड बाय 160, यहाँ पे ये वैल्यू 1/8 ये एम्पियर, और इफेक्टिवली 125 मिली एम्पियर ये होना चाहिए था। अब देखो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे 125 मिली एम्पियर, तो यहाँ और यहाँ पे डिफरेंट करंट जाएंगे। इसके अक्रॉस में करंट निकालने के लिए आप या तो करंट को डिवाइड कर सकते हो या फिर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। मैं कैलकुलेशन एक बार दिखा देता हूँ। टोटल वोल्टेज 20 ओम का, इसके अक्रॉस का ड्रॉप आप निकाल पाओगे, कितना हो रहा है? 20 माइनस आई के वैल्यू हमने 1/8 लिखा और आर के वैल्यू 150.4, ये इफेक्टिवली कितना आ रहा है? 1.2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है एमीटर के अक्रॉस पे। सो एमीटर के अक्रॉस पे जो करंट होगा वो 1.2 वोल्ट डिवाइड बाय इसका रेसिस्टेंस 240 का था। सो ये हमारे पास करंट का वैल्यू हो रहा है और इसका वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर और सिंपली 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आप लोग जब एमीटर का कनेक्शन और सर्किट में इसका इंक्लूजन पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि एमीटर का रेसिस्टेंस किसी भी तरीके से क्यों ना थोड़ा ज़्यादा है कम, लेकिन उसके अक्रॉस पे शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और मैक्सिमम करंट शंट के अक्रॉस ही क्रॉस होता है। इस एमीटर कॉइल के अक्रॉस पे जो गैल्वेनोमीटर होता है, इनफैक्ट उसके अक्रॉस पे काफ़ी कम करंट होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से कैलिब्रेटेड होता है कि वो यहाँ पे जो करंट आ रहा होता है उसको मेजर करता है। समझते इस बात को? सो अभी भी इस कंडीशन में अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो रीडिंग ऑफ द एमीटर, ये एमीटर कितना रीड करेगा, तो एमीटर यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको रीड करेगा। क्लियर है? दैट मीन्स आंसर 5 मिली एम्पियर नहीं होगा, ये आंसर 125 मिली एम्पियर होगा। शायद ये रीजन है कि काफी बच्चे इस पे डाउट मतलब सेंड किए हैं कि ये आंसर क्यों नहीं होना चाहिए 5 मिली एम्पियर। 5 बहुत ठीक ठाक आंसर दिख रहा है, एक्सेप्टेबल जैसा दिख रहा है, ज्यादातर लोगों ने मार्क किया है, लेकिन ये आंसर 125 मिली एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास फिजिक्स में इतने ही क्वेश्चन कंपाइल हुए हैं। आपके एंड से अगर कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन है जहां पे आपको चैलेंज करना है या फिर आपको लग रहा है कि आपके एंड से सही हुआ है बट एनटीए ने वहां पे गलत मार्किंग की है, तो आप उसको वहां पे कमेंट में मेंशन करना, उसको जरूर डिस्कशन में लेंगे। सो मेरे एंड से थैंक यू, एंड नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो दूसरे सब्जेक्ट में कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।